हाय, मैं हूँ प्राकांड में और स्वागत है आपका ड्रीम कैंपस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम हमारा ये चौथा लेक्चर है और हम कैपिटल क्रिएशन एंड शेयर मार्केट पढ़ने वाले हैं आज। इसको भी हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल क्रिएशन एंड शेयर मार्केट पार्ट 1। सबसे पहले हम थोड़ा सा बैंक अकाउंट्स के बारे में जान लेते हैं। हालांकि ये सब आपको पता होगा, फिर भी थोड़ा सा देखते चलते हैं। बैंक चार तरह के अकाउंट प्रोवाइड कराते हैं: सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। तो थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में हम। सेविंग अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिनमें हम पैसा अपना कितनी बार भी जमा कर सकते हैं, लेकिन उसे निकालने की कुछ सीमा होती है, जैसे 2 बार 4 बार, वो बैंक डिसाइड करते हैं। हम बात करते हैं करेंट अकाउंट की। करंट अकाउंट बेसिकली बिजनेसमैन यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको बार बार पैसे की ज़रूरत होती है, बार बार उन्हें निकालना पड़ता है, बार बार उन्हें डालना पड़ता है। तो करंट अकाउंट से कितनी बार भी आप अपने धन की उगाही कर सकते हैं और कितनी बार भी उसे जमा कर सकते हैं। हाँ, सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, करंट अकाउंट में आपको कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट की। फिक्स डिपॉजिट मतलब नाम से स्पष्ट है, फिक्स कर देना, यानी कि एक निश्चित समय अवधि के लिए, एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए पैसे को फिक्स कर देना। उससे क्या होता है, उससे जब मियाद पूरी हो जाती है, जब टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, तो हमें बैंक से बड़ी मात्रा में, मतलब जो हमारे सेविंग अकाउंट में उतना इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है फिक्स डिपॉजिट में। तो वो हमें अपने धन पे इंटरेस्ट रेट मिलता है। उसके पहले अगर हम इसे तोड़ते हैं तो हमें हो सकता है, वो बैंक की पॉलिसी होती है कि इंटरेस्ट रेट ना मिले या कम मिले। बात करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट की। रिकरिंग डिपॉजिट भी फिक्स डिपॉजिट की ही तरह है, बस दो अंतर इतना है कि इसमें जो निकालने की जो समय अवधि होती है, निकालने का जो टाइम पीरियड होता है, वो तो फिक्स होता है, लेकिन जो पैसे को जमा करने का टाइम पीरियड होता है, वो तिमाही, छमाही या वार्षिक रूप से निर्धारित होता है, अलग अलग बैंक योजनाओं के या अलग अलग बैंकों के अकॉर्डिंग। तो हो गया। इसको हम करंट सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट को मिला के कासा पढ़ेंगे। एस ए और सी ए, मतलब कासा आगे जब हमें बोलना होगा तो हम उसे कासा से डिनोट करेंगे, और एफ डी आर डी से हम फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट की बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मनी सप्लाई के बारे में बात करते हैं। मनी सप्लाई, किसी मुद्रा में मनी सप्लाई की मेज़र कैसे किया जाता है, ये जानना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी आपको ये पता होना चाहिए। द मनी सप्लाई इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ मनी अवेलेबल इन एन इकोनॉमी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि किसी एक निश्चित समय पर, किसी एक निश्चित समय अवधि में, किसी इकोनॉमी में मुद्रा की कुल मात्रा को मनी सप्लाई बोलते हैं। इसे मेज़र कौन करता है? इसे मेज़र आरबीआई करता है। कैसे करता है? M0, M1, M2, M3 और M4 के अकॉर्डिंग करता है। क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हमने आपको पहले बताया था कि आरबीआई मुद्रा का सृजन नहीं करता, मुद्रा का सृजन नहीं करता है, मुद्रा का नियंत्रण करता है। यानी आरबीआई कैपिटल क्रिएशन नहीं करता है, कैपिटल कंट्रोल करता है। कैपिटल कंट्रोल करता है, कैपिटल क्रिएशन कौन करता है? आज हम उसकी बात करेंगे। जब कैपिटल क्रिएशन करते हैं बैंक, हमारे कॉमर्शियल बैंक, कैसे करते हैं अभी हम आगे बात करेंगे। इस चार्ट को आप समझिए। इस चार्ट में सबसे पहले है मेजर्स, यानी कैसे हैं मेजर्स, कैसे हैं, नैरो हैं या फिर ब्रॉड हैं। दो तरह के मेज़र होते हैं। मनी का जो मेज़र है वो नैरो मनी है या फिर ब्रॉड मनी है। तो इस चार्ट में हम करेंसी विद पब्लिक पढ़ेंगे। डिमांड कॉमर्शियल बैंक के अंदर दो तरह के अकाउंट्स होते हैं। अभी हमने बात की डिमांड डिपॉजिट, मतलब कासा, जिसे हमने बात की थी करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। टाइम डिपॉजिट में एफ डी आर डी, फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस बैंक में डिमांड डिपॉजिट, ये केवल सेविंग अकाउंट प्रोवाइड कराते हैं, ध्यान रखिएगा। ये करंट अकाउंट नहीं प्रोवाइड कराते हैं। पोस्ट ऑफिस बैंक का टाइम डिपॉजिट इसी तरह हो गया। इनकी लिक्विडिटी के बारे में बात करेंगे हम, और इनकी क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यम वन से। यम वन को पहली बात तो नैरो मनी बोलते हैं। यम वन और यम टू को दोनों को नैरो मनी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी आप समझ जाएंगे जब हम इस डिस्कशन को एंड करेंगे। यम वन में क्या क्या शामिल किया जाता है, क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, हम बात करते हैं। करेंसी विद पब्लिक, यानी कि लोगों के पास जो धन है, हमारे आपके पास जो धन है, उसको यम वन में शामिल किया जाता है। डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक, यानी कि येस शामिल किया जाता है उसको भी। टाइम डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक नहीं शामिल किया जाता। डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस नहीं शामिल किया जाता। टाइम डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस नहीं शामिल किया जाता। तो ध्यान रखिएगा, इसमें केवल करेंसी विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक को शामिल किया जाता है। इसलिए इसकी जो तरलता होती है, इसकी लिक्विडिटी होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। हमने आपको बताया था लिक्विडिटी क्या होती है, यानी कि
मुद्रा में जितना तेज़ी से हम अगर मुद्रा को अपने खर्च करना चाहते हैं, उनसे कुछ ख़रीदना चाहते हैं, तो जितना तेज़ी से हम उसके साथ विनिमय कर सकते हैं, उसे हम लिक्विडिटी हाई बोलते हैं। जैसे सोना हो गया, सोना की लिक्विडिटी पैसे से तो कम है, मतलब हाई है लिक्विडिटी उसकी भी अच्छी, लेकिन अगर आप सब्जी वाले के पास लेके जाएंगे, बोलते हैं 10 ग्राम सोना है मुझे दे दो, बाकी छुट्टे दे देना, कहाँ से देगा? वो नहीं दे पाएगा ना। वो 50,000 रुपये का है 10 ग्राम सोना, और वो कहाँ से दे पाएगा सब्जी वाला? तो इसलिए इसकी लिक्विडिटी कम होती है। क्वांटिटी इनकी सबसे कम होती है, सॉरी, लिक्विडिटी M1 की सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन जो क्वांटिटी होती है वो सबसे कम होती है। क्वांटिटी कम क्यों होती है? आप खुद ही देख रहे हैं, जब इसमें टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक को नहीं शामिल किया गया है, डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस नहीं शामिल है, टाइम डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस नहीं शामिल है, तो अपने आप जाहिर सी बात है कि क्वांटिटी कम ही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे M2 की। M2 में क्या होता है? M2 में करेंसी विद पब्लिक को शामिल किया जाता है, डिमांड डिपॉजिट यानी कासा, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक कासा को शामिल किया जाता है, टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक को नहीं शामिल किया जाता है, पोस्ट ऑफिस के डिमांड डिपॉजिट को शामिल किया जाता है, और पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट को शामिल नहीं किया जाता है। आप देखेंगे इसमें इसमें उससे M1 से थोड़े से ज़्यादा, यानी M1 से डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस को ज़्यादा शामिल किया जाता है, इसलिए इसकी लिक्विडिटी थोड़ा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस का एक्सेस हर जगह है नहीं, आपको पता ही है। पोस्ट ऑफिस में जो धन जमा करते हैं उसका उगाही हम पोस्ट ऑफिस हर जगह होते नहीं है, तो थोड़ा सा लिक्विडिटी कम होती है उनकी, तो उसकी लिक्विडिटी कम होती है, लेकिन क्वांटिटी सेकंड नंबर पे आती है, यानी नीचे से दूसरे नंबर पे आती है क्वांटिटी। हम इसे 2 स्टार देते हैं क्वांटिटी में, और लिक्विडिटी में 3 स्टार देते हैं, थोड़ा सा कम होती है M1 से। बात करते हैं ब्रॉड मनी की। ब्रॉड मनी में इसमें M3 की बात कर लेते हैं हम। M3 में करेंसी विद पब्लिक को शामिल किया जाता है, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक को शामिल किया जाता है, टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक को शामिल किया जाता है, पोस्ट ऑफिस के किसी भी, न ही डिमांड डिपॉजिट न ही टाइम डिपॉजिट, किसी को भी शामिल इसमें नहीं किया जाता है। तो इसकी जो लिक्विडिटी होती है वो उसे हम 2 स्टार देते हैं। क्यों 2 स्टार दे रहे हैं? क्योंकि टाइम डिपॉजिट को शामिल कर लिया। हमने बताया था आपको, टाइम डिपॉजिट जब उसकी मियादी, यानी उसका जब टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तभी निकाल पाएंगे। अगर उससे पहले निकालेंगे या तो हमें इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, या हो सकता है कम इंटरेस्ट रेट मिले, इसलिए उसे उसकी लिक्विडिटी कम हो जाती है। लिक्विडिटी कम हो जाती है और क्वान्टिटी जो है उसकी ज़्यादा हो जाती है। क्वान्टिटी क्यों ज़्यादा हो जाती है? क्योंकि उसमें इंक्लूड हो जाता है टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम M4 की बात करते हैं। M3 और M4 दोनों को ब्रॉड मनी बोलते हैं। आगे हम M3 के बारे में थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। M4 में क्या क्या शामिल करते हैं? M4 में करेंसी विद पब्लिक भी शामिल करते हैं, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस एंड टाइम डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, सबको शामिल करते हैं। और जो इसकी लिक्विडिटी होती है वो सबसे कम होती है। सबसे कम क्यों होती है? बहुत जाहिर सी बात आपको समझ में आ रहा होगा कि टाइम डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस और टाइम डिपॉजिट कमर्शियल बैंक दोनों को शामिल किया गया है। दोनों को शामिल करने की वजह से लिक्विडिटी इसकी सबसे कम हो जाती है, लेकिन जो क्वांटिटी होती है वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि सारी मुद्रा को शामिल कर लिया गया तो क्वांटिटी सबसे ज़्यादा हो जाती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम में कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज़ M3? M3 इज इक्वल टू, आपको 4 ऑप्शन दे देते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, आप चार्ट को प्रिपेयर कर लीजिएगा, तुरंत याद करने की ज़रूरत नहीं है। M3 इज इक्वल टू, अगर पूछता है कि M3 क्या है, तो M3 इज इक्वल टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। आप देखिए, अगर हम M1 में टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक को जोड़ दें तो M3 मिल जाएगा। इसी तरह से और भी डिराइव कर सकते हैं हम। M3 इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर मेजरिंग मनी सप्लाई, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज। इसे एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज बोलते हैं M3 को। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज कौन है M3, M2, M4, M1 में, तो ध्यान रखिएगा M3 को बोलते हैं। इस फॉर्मूले में हमने केवल नेट डिमांड एंड नेट टाइम डिपॉजिट को शामिल किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्या नहीं शामिल किया जाता है? बैंकों के बीच, जो बैंकों के पास भी खाते होते हैं, जैसे ICICI में SBI का एक खाता होता है, जिसमें दिन भर की जो लेन देन होती है, SBI, ये नहीं कि किसी ने ICICI में पैसे जमा किए 1,000 तो तुरंत SBI उसको ICICI में भेजता है, ऐसा नहीं होता है। SBI का भी एक खाता यहाँ पे होता है, उसी में पैसे दे देता है, और अगर कोई SBI का चेक लेके आया तो उसको वहाँ से पैसे दे देता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मनी मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जितना पैसा हमारी इकोनॉमी में है उतना सारा पैसा RBI नहीं छापती। इस चीज़ को आपको जानना चाहिए। अगर उतना सारा पैसा RBI छाप भी दे, जितना पैसा
ये है, ये समझ के चलिए कि अगर उतना पैसा छप जाए तो इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगी, इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी कि कंट्रोल से बाहर हो जाएगी और पैसा कहाँ कहाँ पड़ा मिलेगा भगवान जाने। तो इसलिए उसका एक मैकेनिज़्म है। मैकेनिज़्म क्या है उसको हम समझते हैं। हाई पावर मनी हमने बताया था आपको, M0 को हाई पावर मनी बोलते हैं। मतलब हाई पावर मनी वो मनी होती है जिससे RBI इशू करता है, RBI मुद्रण करता है जिस पैसे का, उसे हाई पावर मनी कहते हैं। हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेके चल रहे हैं ताकि समझने में आसान हो। हम 100 रुपये लेके चल रहे हैं। मान लीजिए RBI ने 100 रुपये के एक नोट छापा और उसको दे दिया बैंक को। वो बैंक के पास गया, RBI ने बोला आपको 10% रिजर्व रखना है। RBI ने गाइडलाइन जारी कर दी कि आपको 10% रिजर्व में रखना है पैसा, बाकी आप अपना लोन दे सकते हैं। तो बैंकों ने क्या किया, बैंक वन ने क्या किया, बैंक वन ने 100 रुपये उसका एसेट था, उसने 90 रुपये लोन में प्रोवाइड करा दिया और 10% रिजर्व रख लिया। बैंक टू के पास बाकी जो 90 रुपये लोन का था वो बैंक टू के पास कोई जमा करने गया। बैंक टू ने कहा कि ठीक है, हम भी RBI गाइडलाइन से 10% को रिजर्व रखते हैं। उसने 9 रुपीज़ को रिजर्व रखा और 81 रुपीज़ को लोनिंग कर दी। बैंक थ्री के पास 81 रुपीज़ गए, बैंक थ्री ने 8.1 रुपीज़ को रिजर्व रखा, 72.9 रुपीज़ की लोनिंग कर दी। इसी तरह जब सो ऑन आगे चलता रहता है ये मैकेनिज़्म। और लास्ट में टोटल मनी कितना होती है मार्केट में, जो हमने बताया था आपको कि मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। तो टोटल मनी आप देखिए, एसेट साइड 100 + 90 + 81 को जब हम ऐड करेंगे तो 1000 आप करके देख लीजिएगा, 1000 आएगा। लोनिंग साइड को जब हम ऐड करेंगे तो 900 आएगा और रिजर्व साइड को जब हम ऐड करेंगे तो 100 रुपीज़ आएगा। तो 900 + 100 = 1000, यानी टोटल एसेट 1000 की हो गई। जबकि RBI ने इशू कितना किया था, केवल 100 रुपीज़ का एक नोट इशू किया था, जो मार्केट में कितना रुपये हो गया, 1000 रुपीज़ का असर छोड़ने लगता है। कैसे होता है ये अभी हम देखते हैं आगे। मनी मल्टीप्लायर जो होता है वो M3/M0 होता है। M3 हमने आपको बताया था एग्रीगेट मनी होती है। तो एग्रीगेट मनी में से M0 को अगर डिवाइड करते हैं तो हमें मनी मल्टीप्लायर आ जाता है। जैसे अभी हमारी यहाँ पे M3 कितना था, 1000 था, जो हमने पिछला एग्जांपल लिया था। 1000 इज डिवाइडेड बाई M0 कितना था, 100। तो जब हमारा मनी मल्टीप्लायर कितना आ गया, 10 टाइम्स ऑफ M0। तो इस तरह से मनी मल्टीप्लायर एवरी आर जनरेट 1/r न्यू मनी। यानी कि RBI ने जितना भी R घोषित किया है, मतलब कि आपको इतना R रखना है, तो जितना R रहेगा उसका 1/r न्यू मनी जनरेट होगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है अगर 10% रिजर्व है तो कितना मनी जनरेट होगा। अगर 10% रिजर्व है तो अभी हमने देखा मैथमेटिकल फॉर्मूला 1/1/10 = 10 टाइम्स ऑफ M0, 10 टाइम्स ऑफ M0। अगर R = 4% देन 25 टाइम्स ऑफ M0। इन थियरी में ऐसा होता है, लेकिन व्यवहार में इतना पैसा नहीं होता है, इससे बहुत कम पैसा होता है इससे ज़्यादा इकोनॉमी में। तो इन अ फंक्शनल इकोनॉमी एक और फैक्ट देखते चलते हैं। क्वेश्चन इस तरह का भी वन लाइनर पूछ सकता है। इन अ फंक्शनल इकोनॉमी मनी मल्टीप्लायर इज ऑलवेज 1। ध्यान रखिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा इसका। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, ज़्यादा तो नहीं। ध्यान रखिएगा। चलिए